तो पहले हम थोड़ी देर कैपेसिटर पर आ रहे हैं, फिर पेपर 5 के क्वेश्चन पर आएंगे। अगर आज पेपर 5 के क्वेश्चन ना हो सका वो तो कल दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह। हाँ, ठीक है। लेकिन वो मैंने पहले कहा था बेटा, वो मेरे करवाने से पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसकी एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कंट्रोल क्वांटिटीज को कंसिडर करके डायग्राम एटलीस्ट बनाई हो। क्योंकि डायग्राम अगर बनाई होगी आप लोगों ने तो हमारे लिए वो करना इजी हो जाता है, उस चीज को समझना इजी हो जाता है। अगर आप डायग्राम वगैरह नहीं बना के रखते हो तो बेटा फिर ओवरऑल चीज जो है वो डिफिकल्ट होती जा रही है। तो मेरे करवाने से पहले उसको पढ़ना, उसको एक दफा करना तो ज्यादा बेहतर आपकी प्लानिंग होगी, क्योंकि एक डायग्राम आपने बनाई होगी, एक आपके माइंड के अंदर होगा, और दूसरी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो वहां से बेटे आपको क्लियर होगा कि इससे बेहतर रिफाइनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इसी तरह ही होती है ना, कि एक चीज आपने बनाई हुई थी, आपने इसका मतलब उसके ऊपर सारा वर्क किया हुआ था, बाद में टीचर ने भी किया, तो उस दोनों में फर्क आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ ये इसी चैप्टर कैपेसिटर। ये कल वाली स्क्रीन है जो कल आपने काम किया था, ये वही चीज है। ठीक है, कि कैपेसिटर है क्या, ये चार्ज को स्टोर नहीं करता, ये एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एंड और इसमें क्या होता है, इट इज मेड ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एंड व्हाट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज सिंपली अ मटेरियल मीडियम। ठीक है, वैक्यूम नहीं है बेटा, ये मटेरियल मीडियम। इसका मतलब कोई ना कोई स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे पेपर मैटर है, एयर मैटर है, माइका मैटर है, which allows electric and magnetic field lines to pass through but current cannot pass through। ठीक है, जिस तरह फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर के अंदर उस तरह नहीं होते डिफाइंड डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास एयर वगैरह इसकी एग्जांपल होगी। फिर चार्जिंग किस तरह होती है, उसके दो प्रोसेस मैंने बताए थे, और दोनों ही प्रोसेस इकट्ठे ही हो रहे होते हैं। इसमें देखो किसी में कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इकट्ठे ही हो रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया था ये चार्जिंग का जब प्रोसेस चल रहा होता है, ये शुरू में बड़ा तेजी से होता है। जो जो हमारे पास चार्ज आता जा रहा होता है पैरेलल प्लेट्स के ऊपर, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता जा रहा होता है अक्रॉस द कैपेसिटर। और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ सोर्स के बराबर हो जाता है तो फिर फर्दर चार्जिंग नहीं होती। तो यहाँ पे भी देखो, कल मैंने इसी चीज पे हाईलाइट किया था। मैंने ये हम इस डायग्राम के ऊपर हूँ मैं, राइट साइड पे जो बनी हुई, इनिशियली A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, यहाँ से जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्कुल सेम होता है। फिर लिखा लेटर A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल टू 0 व्हेन EMF ऑफ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। जब EMF सोर्स की इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, फिर फर्दर नहीं होना बेटे, तो फर्दर चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ना। उसके बाद ये मैंने ग्राफ बताया था कि शुरू के अंदर हमारे पास बड़ी तेजी से जा रहा होता है, बाद में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट हो जाता है, और यहाँ पे जाके फर्दर वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 को अप्रोच कर चुकी होगी। ठीक है, ये चार्ज जो कैपेसिटर पे आ रहा है। ठीक है, और चार्ज जो कैपेसिटर पे अगर कहूँ ना तो नेट चार्ज कैपेसिटर पे हमेशा 0 होता है। क्यों, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्लेट पे, ये वाली डायग्राम देख लो, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज अगर मैं देखूँ एक कैपेसिटर पे, दैट इज 0। ठीक है, तो कैपेसिटर जो चार्ज सेपरेट तो करता है, लेकिन अगर कहूँ कि पूरे कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो वो बेटा 0 को अप्रोच कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा वही लिखा इनिशियली चार्जिंग प्रोसेस वेरी क्विक ब्ला ब्ला। ठीक है, फिर डिस्चार्जिंग वो कैपेसिटर थ्रू कैमरा फ्लैश कर लिया था। दिस इज सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दिस इज चार्जिंग सर्किट एंड दिस वन इज डिस्चार्जिंग सर्किट। इनिशियली आप क्या करते हो, पोल पी का कांटेक्ट कर देते हो ए के साथ, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज अप होना शुरू होता है बाय द सेम प्रोसेस व्हिच वी रेड अर्लियर। अब जब फोटोग्राफ लेने के लिए आप बटन दबाते हो जिसमें शटर ओपन होता है, लाइट एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट होती है। जब बटन दबाते हो उसके पीछे फटाई लीवर होता है, वो क्या करता है, इसको हिट, जब इसके साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका होता है, हिट करता है, जल्दी से इसका कांटेक्ट यहाँ से हट के इसके साथ हो जाता है। जब इसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो ये अब एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी का तौर पे काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये सिंक के तौर पे या लोड है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से नेगेटिव को पॉजिटिव तरफ नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाते हैं, जितनी एनर्जी होती है ट्रांसफर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, और यहाँ से आके वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये चीज लिखी थी, व्हेन द पोल पी मेक्स कांटेक्ट विद थ्रू ए द कैपेसिटर इज चार्ज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, later the capacitor is discharged through the flash lamp
which lights up for a moment of second, ठीक है, आगे भी लिखना चाहिए, which lights up for a moment of second when the pole P makes contact with through B. This arrangement of capacitor increases the life of an EMF source. यहाँ तक बेटा जी कल हो गया था। आज नेक्स्ट टॉपिक, आज आप थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, कैपेसिटी क्या होती है या कैपेसिटेंस क्या होगी कैपेसिटर की, ठीक है। आज दिस इज कैपेसिटेंस, you also call it capacity. ये सिंपल कैपेसिटेंस का वर्ड यूज कर लें, ठीक है, या फिर लिखना कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटेंस लिख देते इसका मतलब यही है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, नहीं तो कैपेसिटी लिखोगे तो पूरा फिर लिखना पड़ता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब बेटे हमारे पास इफ दिस इज अ कैपेसिटर जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, दिस इज कनेक्टेड टू दिस ईएमएफ सोर्स, ठीक है, ये मैंने ए बी ले लिया, ये बी हो गया, ये सोर्स हो गया, एंड इफ दिस इज वेरिएबल सोर्स, नाउ वेरिएबल सोर्स है बेटा ये एस, और यहाँ पे सपोज अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, अब ये वोल्ट मीटर ईएमएफ मेजर नहीं करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस द ईएमएफ बेटे तब मेजर होती है अगर यहाँ पे कोई स्विच होता है, स्विच को मैं ओपन कर देता, ठीक है ना, तो ईएमएफ मेजर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस ए एंड बी। अब मैं सपोज अगर करूं कि हमारे पास यहाँ से मैं सोर्स को से ज्यादा करता हूँ, ईएम सोर्स की पोटेंशियल ईएमएफ ज्यादा करता हूँ, तो इसमें आप देखोगे चार्ज भी हमारे पास क्या होगा, यानी ज्यादा हो गया, जो पॉजिटिव हो गया, मैंने 1 वोल्ट दिया सपोज, ठीक है, मैंने यूं यहाँ से वोल्टेज को ज्यादा करना शुरू किया, ईएमएफ ज्यादा करनी शुरू की, मैंने ये देखा कि वहाँ पे वोल्टेज का, और मैं यहाँ पे अगर चार्ज लिख लूं विच इज अक्रॉस अ कैपेसिटर, बेटे क्यू चार्ज किसी एक प्लेट का चार्ज है, ओवरऑल चार्ज देखो कैपेसिटर पे वो 0 है, ठीक है, आपने अगर 1 वोल्ट दिया तो सपोज 1 कूलम आ गया, देन यू इंक्रीज इट टू 2 तो 2 हो गया, बट 3 इंक्रीज किया तो इट आल्सो इंक्रीजेस 3, 4 इंक्रीज किया तो इट आल्सो इंक्रीजेस टू 4। तो इसका मतलब ये है कि जितनी आप ज्यादा करते जा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस को, जितना ईएमएफ ज्यादा करते हो, जितना ईएमएफ ज्यादा करते हो उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होता जा रहा है, उतना चार्ज की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकला वो ये निकला, जो चार्ज आ रहा है किसी भी प्लेट के ऊपर, इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन वी, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, यहाँ पे वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, ठीक है। सर अब हमेशा वी और क्यू की वैल्यू सेम होगी? नहीं बेटे सेम नहीं होगी, अगर प्रोपोर्शनल मैंने लिखा हो ये साइन, आप इसको चाहे 1 वोल्ट कर लो, यहाँ पे 6 वोल्ट से स्टार्ट हो गया, 2 पे 12 पे चला जाएगा, 3 पे बेटा ये 18 पे आ जाएगा, 4 पे प्रोपोर्शनल साइन है बेटा जी, ठीक है ना, ये 24 पे आ जाएगा, सेम होना जरूरी नहीं है, यानी आप कह रहे हो 1 1 2 2 3 3 इस तरह नहीं है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक इंक्रीज करोगे तो दूसरा डायरेक्टली उसके इंक्रीज करेगा, ये बात कर, ठीक है सर। अब बेटा इसके अंदर नेक्स्ट पे अंदर कि अब मैंने ये लिखा था क्यू जो है, या फिर चार्ज on a plate of capacitor
is directly proportional to potential difference across its plates. Q जो है it is depending directly on V. ठीक है बेटे, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं कांस्टेंट आ जाएगा, उससे C से रिप्रेजेंट कैपिटल C से V। ये कैपिटल C जो है तो कांस्टेंट, इसको आप कह रहे हो तो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे C जो है इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, या ऐसे कैपेसिटेंस कह लें, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू C। अब इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन ये आ गई, जिस तरह हमने डिफाइन करना और रेजिस्टेंस को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट से करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको डिफाइन करना है तो हमारे पास किससे, ये C को सब्जेक्ट में तो Q ओवर V के बराबर हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है फिर, डेफिनेशन में C को सब्जेक्ट में तो Q और V है ना। अब मैंने Q पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज सेपरेटेड लिख रहे हैं, स्टोर्ड ऑन accumulated on a plate of capacitor per unit potential difference across its plates. Amount of charge stored on a plate of capacitor per unit potential difference across its plates. बात यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटे। हमारे पास V क्या होगा, दोनों प्लेट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, और Q क्या है, किसी एक प्लेट का चार्ज है। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा करते उतना नेगेटिव ज्यादा होता जा रहा होता है दूसरी प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो चार्ज होगा किसी एक प्लेट का आपने कंसिडर करना है। ओवरऑल दोनों प्लेट पर अगर चार्ज देखें तो जीरो, फिर नेट चार्ज कैपेसिटर का जीरो हो जाएगा वो तो, क्योंकि एक प्लेट में जितना पॉजिटिव है दूसरी प्लेट में उतना ही नेगेटिव है। अच्छा, अब हमारे पास इसके यूनिट्स क्या या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, दिस इज स्केलर है। यूनिट्स इसके बेटे जो होते हैं, दिस इज फैरेड, FARAD कैपिटल F। नाउ 1 फैरेड किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब फैरेड नॉर्मली हमारे पास ये लार्जर यूनिट है, हम मिली फैरेड या माइक्रो फैरेड यूज करते हैं, ठीक है ना। फैरेड बीइंग a larger unit, so normally A लेवल के अंदर ये यूज होने हैं, मिली फैरेड, पिको फैरेड और नैनो फैरेड इज यूज्ड। डिपेंडेंस इसकी किस पे होती है बेटे, ये डिपेंडेंस सिलेबस में नहीं है। अब करवा क्यों ना, पेपर 5 के लिए करवानी पड़ती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नॉट इन सिलेबस। अब डिपेंडेंस का जिस तरह हमारे पास ना R इक्वल टू V ओवर I होता है ना, ये आपने बेटे डिफाइन कर ली इस तरह, लेकिन R किस पे डिपेंड है, रो L ओवर A इसकी डिपेंडेंस होती है, लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, क्रॉस सेक्शनल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो सिमिलरली ये चीज तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये ठीक है ना, इस तरह ये की हुई है आपने। अब आते हैं कि इसके ये चीज क्या बनती है इसकी, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो बट इसकी डिपेंडेंस जो बनती है, दिस इज C equals to एप्सिलॉन नॉट A over D। अगर सेट का पेपर देना तो बेटा ये बनेगी एप्सिलॉन नॉट, ये भी रिलेटिव परमिटिविटी भी, A भी D भी, ठीक है। लेकिन वो हमारे A लेवल के 7 पेपर 5 में से एक क्वेश्चन है, लेकिन सवाल में दे भी देता है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे A लेवल के सिलेबस में नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी इसको कंसिडर नहीं किया फिर मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8.85 टाइम 10⁻12
फैरेड पर मीटर जिसके यूनिट्स पढ़े थे, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए क्या बेटे, सरफेस एरिया प्लेट का, सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट, और डी क्या है, दिस इज सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, हमारे पास सेपरेशन आ रही बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, डी होगी। अब ये वाला फॉर्मूला जो है इसको अब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आएगा तो गिवन होता है। पेपर 4 में नहीं आना, पेपर 5 में बेटे क्वेश्चन जब आया तो उसमें गिवन था। तो मैं पास पेपर कर रहे होते तो पास पेपर क्वेश्चन राइज होता है, इसलिए यहाँ पे कवर कर देते हैं इसको। ठीक हो गया, मैंने नोट एंड सिलेबस पार्टिकुलर हाईलाइट करके लिख दिया। अब आते हैं कि बेटे हमारे पास जिस तरह हमने R इक्वल टू रो एल ओवर ए पढ़ने के बाद पढ़ा था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, तो उनके ऊपर हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस किस तरह आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हमने उसी तरीके से कैपेसिटर्स इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को उसी तरीके से एवेल्युएट करना है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही पहले मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है, सीरीज बेटे आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बाद में लिख दूंगा, अभी जरा समझा दूं। बेटे ये हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटर्स मैंने कनेक्ट कर, दिस इज वन कैपेसिटर, ये सेकंड हो गया, लेट दिस अ थर्ड वन, एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस ईएमएफ सोर्स, ये इस तरीके से। लेट इन प्लेट्स को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, ये सोर्स है, चलें एस से रिप्रेजेंट कर लिया, ये टी हो गया, ये यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जी हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जी और एस सोर्स है। अब बेटे माइक बंद कीजिएगा, किसी बच्चे का माइक होना प्लीज। बेटे यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है हमारे पास फर्स्ट की, इसकी कैपेसिटी C1 ले ली, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, अब ये क्या करेगा, तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा बेटा वो मेजर करेगा, ईएमएफ मेजर नहीं करेगा। ईएमएफ तब होगा जब यहाँ से कोई स्विच लगा होता है। अगर मैं ये अगर बना दूं, यहाँ पे स्विच बना दिया मैंने, अब ये ईएमएफ मेजर हो रही है। यूं स्विच को क्लोज कर दूंगा, ईएमएफ मेजर नहीं होनी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होना है अक्रॉस ऑल दीज थ्री कैपेसिटर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास बेटे ये चीज आ गई। अब इसके अंदर हमारे पास जो है, देखते हैं कि हमारे पास बनती क्या। अब ओवरऑल प्रोसीजर देखिएगा बेटे, पहली मैं अब चीज पे आने लगा हूँ कि चार्ज के ऊपर किस तरह चार्ज स्टोर होगा, किसी पे ज्यादा होगा या किसी पे कम होगा या सेम होगा। लेकिन हमने एएस में ये पढ़ा था, ओलन में ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है और करंट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है। अब इसको अगर देखें बेटे, हमारे पास C1 कैपेसिटर की जो टी प्लेट है, ये वाली, ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट हुई है इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि इसमें से फर्स्ट स्टेप के अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके, टी प्लेट के, वो इस तरफ मूव किए हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, क्योंकि मेटल की, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर डेंसिटी पढ़ चुके हो आप, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करेगा, नेबरिंग प्लेट है इसी कैपेसिटर की, C1 कैपेसिटर की जो यू प्लेट है, उसमें चार्ज सेपरेशन करेगा बाय मींस ऑफ इंडक्शन। अगर इंडक्शन के प्रोसेस होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये, वो इस पॉजिटिव की फील्ड के अंदर है। ठीक है, ये प्रोटॉन जो हैं ये फ्री हैं, पॉजिटिव चार्ज जो फ्री है, दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कम टू देयर स्टेबल स्टेट एंड दे आर फर्दर कनेक्टेड बाय दिस कंडक्टिंग पाथ टू दिस
W प्लेट ऑफ कैपेसिटर C2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव 4 प्रोटॉन है ना, तो ये क्या करता है सेकंड स्टेप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, किसके, W के 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये वाला, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, ये वाला सारा खत्म हो गया। अब इस जगह कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव आ गया बेटे, W पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर W के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूं अब कि नेबरिंग प्लेट पे ये भी इंडक्शन प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस तरह पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज जो इसके यहाँ पे है वो तो अगेन इसके फील्ड के अंदर है। ठीक है, ये प्रोटॉन फिर फ्री हैं एक्स के, दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कम टू देयर स्टेबल स्टेट, और फिर ये कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट है C3 कैपेसिटर की वाई प्लेट के साथ। तो यहाँ से अब क्या करेगा, थर्ड स्टेप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ये वाई प्लेट के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन ये यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब वाई प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर क्या करेगा, चार्ज सेपरेशन करेगा नेबरिंग प्लेट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो है ये पॉजिटिव के फील्ड के अंदर है, ये प्रोटॉन्स क्या हैं, ये फ्री हैं, दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कम टू देयर स्टेबल स्टेट। और ये फर्दर किसके साथ कनेक्ट हुआ बेटा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ है। अब इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, विच इज अ फोर्थ स्टेप, ये प्रोटॉन क्या करेगा, सोर्स में से 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे एस के वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से मूव करते इस तरफ चले जाएंगे। अगर इस तरफ चले जाएंगे तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव चार्ज जो होगा यहाँ वाला, ये भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब है हमारे पास ओवरऑल जो डायग्राम बन गई फिर वो डायग्राम बेटे कुछ ये बन गई कि हमारे पास एक पे ये दूसरा कैपेसिटर शो किया हुआ था, ये मैंने तीसरा कैपेसिटर शो किया हुआ था, ये सोर्स मैंने शो किया हुआ था, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, और ये वोल्टेज से क्रॉस B था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज शो करिए, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अच्छा, अब बेटा जी यहाँ पे आप देखो कि हर कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो सेम है। चार्ज अगर मैं कहता हूँ बेटा कैपेसिटर की एक प्लेट का चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज नेट चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है। तो जितना हमारे पास चार्ज किसी भी प्लेट के ऊपर आ रहा है, सपोज अगर आप इसी को एग्जांपल है, पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव 4 प्रोटॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू जो है सेम है कैपेसिटर के ऊपर। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो हमारे पास सेम चार्ज है, सेम चार्ज is stored on each plate of capacitor and is equal to charge which flows to or come from an EMF source। किरचॉफ लॉ जो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सोर्स से चार्ज आया है, जो सोर्स से चार्ज आ रहा था बेटे, वो हमारे पास मैंने कह रही चार्ज कैपेसिटर C1 के बराबर हो गया, चार्ज कैपेसिटर C2 के बराबर हो गया, चार्ज कैपेसिटर C3 हो गया। और अगर हम इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस पे चार्ज सपोज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ जो हमारे पास Q जो चार्ज है सोर्स पे गया था वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। हल तो हो गया ना, इक्वल टू का साइन आना बेटे। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। ये पहली चीज क्लियर होगी कि हमारे पास चार्ज जो आएगा जितना सोर्स से गया उतना सोर्स की तरफ आ भी गया।
अब सेकंड चीज आती है कि क्योंकि हमने जो चीज को पढ़ना है बेटे वो Q इक्वल्स टू CV है। अब हमने इस चीज पे फोकस कर लिया कि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है सीरीज में, जिस तरह V इक्वल्स टू IR में करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में। अब हमने यहाँ पे किसको स्टडी करना है बेटा, वोल्टेज को करते हैं। यहाँ पे आप वोल्टेज पे फोकस करने लगे, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब वोल्टेज के लिए हमारे पास या पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के क्रॉस वो बेटा डिफरेंट होता है, Q इज इक्वल टू CV। क्यों, ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई है, ये सेम है ना। अब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, बात समझ रहे हो ना। और जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी कम वोल्टेज, इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू वेरी करती है। लेकिन बाय किरचॉफ सेकंड लॉ जितनी बेटे हमारे पास यहाँ से एनर्जी जाएगी, कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होनी, कुछ इसमें कुछ इसमें, क्योंकि एनर्जी सोर्स यहाँ पे ये था, ठीक है ना। तो हमारे पास सारों में एनर्जी जो स्टोर हो रही होगी, वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन ओवरऑल जो होगा V जो रिकॉर्ड कर रहा होगा, ये वाला V जो है, ये जो वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा हमें, ठीक है। अब सेकंड लर्निंग आउटकम में आगे विच इज चार्ज के ऊपर, के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor in series is different depending upon its capacity, ठीक है। V की वैल्यू ज्यादा होगी बेटे अगर C कम होगा, और वाइस वर्सा। बट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लिख सकते हैं V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। एंड व्हाट एक्चुअली V1 इज, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 ले लेते हैं, दिस इज V2 और दिस इज V3, और V क्या है वो भी डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है। अब तीसरी चीज आ गई, Q इक्वल टू C में हमने Q को पढ़ लिया, हमने V को पढ़ लिया। अब देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी पे क्या चेंज आती है। सर हाँ जी बेटे, क्वेश्चन। सर जैसे आपने यहाँ पे कहा है कि मतलब अगर कैपेसिटी कम होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगा, ऐसे ही है ना? हाँ जी यही कह रहे हैं। सर ऐसा क्यों है? फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा तुझे? सर वो तो ठीक है सर, ठीक है। अगर अगर मैं समझा तो बेटा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्यों ज्यादा होता है? सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर की बात करें, वोल्टेज ज्यादा होता है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि करंट सेम होता है बेटे सीरीज में, ठीक है ना। यानी कि ये ठीक है रिलेशन होता है ना। देख लेते हैं बेटे, V इक्वल टू आई आर ना, हमारे पास ये वैल्यू सीरीज में कांस्टेंट होती है। अगर ये वोल्टेज ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस रेजिस्टेंस से पास करने के लिए चार्ज पार्टिकल को। अब मैं Q इक्वल टू CV में बेटा मैं इसको कांस्टेंट ले रहा हूँ, ये हम प्रूव कर चुके हैं कांस्टेंट है। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनते हैं। रिलेशनशिप ये बन रहा है फिर फर्दर, इसलिए ठीक है ठीक सर, हो गया। अच्छा, ठीक है। अब बेटे बाद में आगे हम जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सॉरी इफेक्टिव कैपेसिटी क्या बनती है, ठीक है। थर्ड इज इफेक्टिव कैपेसिटी या नेट कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस। इफेक्टिव का मतलब टोटल जो आएगी। अब बेटे हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ये वाला, सिंस V जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि V किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना। तो इसको V को सब्जेक्ट बनाऊं तो दिस इज इक्वल टू Q बाय C के बराबर हो जाएगा। तो वी कैन राइट Q ओवर C जो है दिस इज इक्वल टू Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3।
बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा Q जो हमारे पास है दिस इज फर्दर इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 आप लिख चुके हो, तो Q ओवर C है सच रहने दिया। Q1 की जगह में हम Q लिख सकते हैं ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3 हो गया। Q थ्रोट कैंसिल कर दें तो 1 ओवर C इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 हो गया। ये कुछ रिलेशनशिप वो वाला आ गया जो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में पढ़ते हो या स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब इफेक्टिव कैपेसिटी जो होगी हमारे पास सीरीज के अंदर हमेशा वो डिक्रीज कर देती है। ठीक है, द टोटल कैपेसिटी इन सीरीज is always less than least capacity of a capacitor connected in the combination। ठीक है, क्या मतलब इसका बेटे, हमारे पास C1 की वैल्यू तो 2 थी, C2 की वैल्यू 4 लेते हैं, C3 की वैल्यू हम सपोज 8 ले लेते हैं, तो करें 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 8, 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर C को सब्जेक्ट में तो 8 ओवर 7 आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अब 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो आती है वो देखो 2 से भी कम आ रही है, तो इफेक्टिव कैपेसिटी जो होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा लेस होगी, जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा फाइनल आंसर उससे भी कम आएगा। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों सारे, तो फिर इफेक्टिव कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बना है, नोट की फॉर्म में दो चीजें आई थी हैं। अब यानी 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों की रेजिस्टेंस क्या 10 ओम है, तो या तो ये करें 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 बिकम्स 3 ओवर 10। ठीक है, तो C को बजाय 10 ओवर 3 हो जाएगा 3.33। या बेटा अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना दें, C किसके बराबर हो गया, C ओवर N। ये देखो C क्या था, ये वैसे 10 ओम था, N क्या था, नंबर ऑफ आपने कैपेसिटर्स कंसीडर किए थे। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको फर्दर कर दें बेटे, आप इसमें 37, चलो इसको कितना हो जाएगा, इसमें डिस्कनेक्ट हुए ना, अभी मैं डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ बेटा, दोबारा कनेक्शन के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजने लगा हूँ, आ जाएगा 40 तक बाय ऑल मीन। ठीक है, ताकि इसको आज कवर एटलीस्ट हो जाए मेरा ये टॉपिक। ओके बेटा, आप लोग भी डिस्कनेक्ट कर दो ताकि जल्दी से मुझे भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज हमने यहाँ तक कर लिया था, उसके बाद हमने आगे स्टार्ट करना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर टू कैपेसिटर्स आर प्रोवाइडेड टू अस। बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज। ठीक है, दो कैपेसिटर अगर हमारे पास हैं तो इतने 1 ओवर C, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो कैपेसिटर के केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला जो बन गया फर्दर, 1 ओवर C इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, तो एलसीएम लिया तो C1 C2 एलसीएम हो गया, न्यूमरेटर में C2 प्लस C1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर इसको C को अब सब्जेक्ट बना लें हम, C को सब्जेक्ट बनाए तो C फर्दर क्या हो जाएगा, दिस इज C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 हो गया। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं C जो होगा दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटीज ओवर सम ऑफ कैपेसिटीज, यानी प्रोडक्ट और सम वाला फॉर्मूला आप ये रेजिस्टेंस में पैरेलल में आप अप्लाई करते हैं दो के लिए। तो दो पे नॉर्मली क्वेश्चन बन रहा हो तो इसलिए इसको करवा दिया। लेकिन हमारे पास अगर बेटे आइडेंटिकल आए थे, जिस तरह मैं पहले एग्जांपल दे रहा था, सेकंड जो चीज आई थी
आइडेंटिकल, यानी कि इन अदर वर्ड्स total resistance, total capacity of two capacitors, नहीं, of n capacitors now, of n similar capacitors, each of capacity C। तो हमने टोटल ये सी टी मैंने लिख लिया टोटल के लिए, बेटे सी ओवर एन, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, पीछे भी इसमें सी टोटल लिख लेते हैं, दिस इज टोटल, ये टोटल आ गया। ओके, ठीक हो गया। यहाँ तक बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब आते हैं कि अगर यही हाँ हाँ पूछो। सर आपने अभी जब फॉर्मूला भी लिखा था, जब जिसपे आपने बताया था कि कैपेसिटेंस जिसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है सर। सर असल में ये कैपेसिटेंस है क्या? मतलब कि कैपेसिटर हम लेते हैं तो सर ये असल में है क्या? फिर भी कैपेसिटेंस बेटे ये होती है कि अगर आपने ये कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो इस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है ये, ठीक है ना, चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये चार्ज अगर आए थे तो इसके पास वर्क डन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है Q प्लस Q2 ओवर R के अकॉर्डिंगली। तो इसके पास कैपेसिटी क्या होती है, कितना कुछ चार्ज इस पे स्टोर होता है और इसकी कितनी कैपेबिलिटी होगी फर्दर वर्क करने की किसी भी अप्लायंस के ऊपर। जब एक्सटर्नल सोर्स से करंट नहीं आ रहा होगा, एक्सटर्नल सोर्स को स्विच ऑफ कर दोगे तो कितनी की एबिलिटी इसके अंदर होगी वर्क करने की। ठीक है, वो है ये। अब हमारे पास बेटे अगर कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फिर उसके किस तरह क्या फॉर्मूला बनता है। अब आ गया कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास बेटे एक कैपेसिटर सपोज कंसीडर कर लिया, दिस इज द सेकंड वन, ये थर्ड हो गया। They are further connected to this EMF source, positive, negative। यहाँ पे अगर आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो चलिए हो ही गया। ठीक है, सपोज इसकी कैपेसिटी मैंने C1 कंसीडर कर ली, दिस इज C2 एंड दिस इज C3 एंड इफ वी आइडेंटिफाई तो हमारे पास दिस सोर्स इज S हो गया, ये T हो गया, ये U, दिस इज W, X, Y एंड Z। बी सेंस में लिया तो वोल्टेज से ना कम से ना कहीं आप पजल हो। ओके, अब बेटे हमारे पास इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर वैसे देखें, आप देखो हमारे पास C1 कैपेसिटर की T प्लेट, C2 कैपेसिटर की W प्लेट और C3 कैपेसिटर की Y प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट हुई है किस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो डिपेंड करता है कि ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या किया, सपोज मैं कर रहा हूं अब कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं टी प्लेट के, इसमें से सपोज 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास डब्ल्यू प्लेट के, और मैं सपोज कर रहा हूं कि बेटे इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वाई प्लेट के फर्स्ट स्टेप के अंदर इस तरफ मूव किए हैं। ये पहला स्टेप आ रहा है तीनों, क्योंकि तीनों डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनमें से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब तीनों इधर, इसका मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना जा रहा होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विच इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, 5 + 3 = 8, ठीक है, 8 + 4 = 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके, टी के भी, डब्ल्यू के भी और वाई के भी। अगर बेटे 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगी, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, 1 2 3 4 पॉजिटिव रह गए, इसमें से 1 2 3 रह गए और इसमें से हमने
5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो प्लेट्स हैं, इन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज नेबरिंग प्लेट पे इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक्यूमुलेट करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 शो कर दिए मैंने, इसमें 3 शो करने और यहाँ पे हमने 5। यहाँ पे इस तरीके से ये सेकंड स्टेप होता है, चार्ज सेपरेशन होगी, जितना लेफ्ट साइड पे चार्ज होगा उसने इंडक्शन प्रोसेस में सिमिलर चार्ज होता है। अब बेटे हमारे पास राइट साइड वाली प्लेट्स हैं, जैसे यू प्लेट है C1 की, एक्स प्लेट है C2 की और जी प्लेट है C3 की, ये भी तो डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं कंडक्टिंग पाथ के साथ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज के पास टेंडेंसी के इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब इसका मतलब यहाँ सोर्स में से 12 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे सोर्स के, 12 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बेटे जो सोर्स के इस तरफ चले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन सोर्स के इस तरफ चले जाएंगे और हमारे पास फर्दर 5 इलेक्ट्रॉन सोर्स की इस तरफ चलेंगे। अगर इस तरफ चलेगी इसका मतलब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना शुरू हो गया, जो हमने शो किया वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो बनती क्या है कि बेटे हमारे पास अगेन दिस इज C1 C2 और C3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे आपने सपोज अब मन को लेबल नहीं कर रहा प्लेट्स को, अब देखते जाते तो हमारे पास बेटे जिसमें 1 2 3 4 शो किए थे हमने, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ओके। अब ये हमारे पास सूरत हाल होगी। अब इनकी हमारे पास देखो चार्ज जो आ रहा है हर कैपेसिटर के ऊपर बेटे वो डिफरेंट है। ठीक है, अब चार्ज हर कैपेसिटर पे डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटी। और फर्दर इनको हम आइडेंटिफाई करें कि सपोज इस पे चार्ज जो हमने कंसिडर किया Q1 है, इस पे चार्ज क्या Q2 है और इस पे चार्ज क्या Q3 है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में इनके क्रॉस ले लें, दिस इज सपोज V1 इसके क्रॉस होगा, V2 इसके क्रॉस, V3 इसके क्रॉस और V आपको ये सोर्स का शो हो रहा है। ये अब इसमें पहली प्रॉपर्टी पे आऊं कि हमारे पास चार्ज के ऊपर फोकस करें, तो बेटे चार्ज जो आ रहा है वो हर कैपेसिटर पे डिफरेंट आ रहा है, जिस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर्स के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें करंट कम पास करता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें चार्ज भी ज्यादा होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होना है, जिसका जितनी कैपेसिटी ज्यादा होगी चार्ज भी ज्यादा आ जाएगा उसका। ठीक है, ओके, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसके अंदर different amount of charge is separated, एक कैपेसिटर पे तो सेपरेट है ना, on each capacitor, स्टोर भी लिख लोगे वो भी ठीक है बेटा, on each capacitor depending upon its capacity, डिपेंडिंग अपॉन इस कैपेसिटी का मतलब है बेटे हमारे पास C ज्यादा होगा, इसका मतलब है Q भी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर हमारे पास C की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है Q की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी यहाँ से। लेकिन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, जो चार्ज जितना सोर्स के पास आया है, ठीक है, वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। ठीक है, इसको फर्दर लिखें, सोर्स को हम सिंपल Q से रिप्रेजेंट करेंगे, Q किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब दूसरी चीज पे आते हैं कि हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या चेंज आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ को अगर आप माइंड में लाते हो, लूप एनालिसिस जो आपने पढ़ा हुआ है, ये सपोज V1 था, V2 था और V3 था, यहाँ पे हमने वोल्टेज ये V लिया हुआ था, तो हमारे पास लूप बनती है क्या बेटे? लूप एक बनने का मतलब ये हमारे पास ये लूप एक ही बन रही है, ये इसमें एक ही कैपेसिटर आ रहा है और एक ही ईएमएफ सोर्स आ रहा है, C1 आ रहा है और दूसरा सोर्स आ रहा है। दूसरे अगर लूप में कंसिडर ये करूं तो C2 सोर्स आ रहा है और यही लूप आ रही, यही सोर्स ईएमएफ सोर्स आ रहा है और C2 कैपेसिटर आ रहा है। तीसरे अगर लूप ही मैं ये कंसिडर करूं तो इसमें हमारे पास C3 कैपेसिटर आता है और ये एक ही सोर्स आ रहा है। तो एक ही लूप के अंदर एक ही ईएमएफ सोर्स आ रहा है और एक ही हमारे पास कैपेसिटर आ रहा है। इसका मतलब जितना ईएमएफ सोर्स डायरेक्टली कनेक्ट हुआ उस कैपेसिटर के साथ, तो जितने हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा कैपेसिटर का, वो हमारे पास सारों में सेम होगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स होगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, सारे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर in parallel is same due to availability of single EMF source and a capacitor within a loop। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा हमारे पास जितना V जो है दिस इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 के बराबर हो गया ये। अब फिर इफेक्टिव कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटी निकालें, या कॉम्बिनेशन में क्या बनता है, टोटल या इफेक्टिव कैपेसिटी अब टोटल या इफेक्टिव कैपेसिटी जो हमारे पास आएगी वो, उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करें Q इक्वल्स टू Q1, ये 14 के पेपर में प्रूफ आया हुआ, Q2 प्लस Q3। Q किसके बराबर था, CV के। ठीक है, दिस इज C1 V1 C2 V2 C3 V3। ठीक है, ये टोटल ले लो। तो हमारे पास बट इन पैरेलल V जो होता है दिस इज V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 होता है। तो हम लिख सकते हैं C टोटल V किसके बराबर होगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, या इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं C टोटल किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, एड अप कर लेते हो। अब ये कुछ वही फॉर्मूला बन गया जो आपने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में पढ़ा या स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है, के की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, अब बेटे अगर हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स दे दिए जाते हैं, सॉरी आइडेंटिकल कैपेसिटर दे दिए जाते हैं, तो नोट की फॉर्म में इसको कवर करते हैं। फॉर एन आइडेंटिकल capacitors each of capacity C। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटर किसी NC के बराबर, क्योंकि एड अप हो रहा होता है ना, तो ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई नहीं, अच्छा इसका मतलब है अगर हम, हाँ बेटे है कंफ्यूजन किसी को पूछनी तो पूछ लो। इसका मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को अगर आप एवेल्युएट करते हो तो हमारे पास जो चीज बनती है, यहाँ सीरीज को लिख दूं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो आ रही है, पहली चीज चार्ज के ऊपर फोकस करें। तो बेटे चार्ज इसमें जो होता है Q1 जो होता है C2 Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q या सोर्स के बराबर होता है। ठीक है, या सोर्स लिखना तो ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, Q जो सोर्स की तरफ जाता है या सोर्स से आ रहा होता है, दिस इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। दूसरी चीज के आगे पोटेंशियल डिफरेंस बेटे हमारे पास V1 जो होगा प्लस V2 प्लस V3 जो होता है, ये वोल्टेज जो सोर्स से आ रहा, EMF सोर्स के बराबर ही नजर रखना, वोल्टेज सोर्स के क्रॉस लगा हुआ, ठीक है, हमारा वोल्ट मीटर जो सोर्स के क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं अगर लिखूं तो हमारे पास क्या होगा, V सोर्स किसके बराबर हो गया, दिस इज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 के बराबर है। तीसरी चीज टोटल कैपेसिटी अगर निकालते हैं तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो आती है फॉर्मूला बना था 1/C टोटल या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बना था C टोटल किसके बराबर था, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कंसिडर कर लें तो C टोटल किसके बराबर बना था, C/N के, और यहाँ C टोटल किसके बराबर बन गया, दिस इज NC के, N टाइम्स C, ठीक है। यहाँ तक बेटे कवर हो गया। इसको कर लियो ओपन है, दिस इज के जिसे कहें कट ऑफ वोल्टेज किसको कहते हैं, वो होगा फिर इसके क्वेश्चन में। कल थोड़ा सा मेरी क्लास शीट पढ़ानी पड़नी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद फिर वो पेपर 5 पे शायद कल हो सके या ना हो सके, लेकिन शायद एक क्वेश्चन हो भी जाएगा, आधे घंटे की क्लास के ऊपर ये चैप्टर कवर होता नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो बेटे कल इतना पढ़ लीजिएगा इसको। सर 8 स्लाइड खोलिएगा, 2 स्लाइड्स बैक कीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, नहीं बेटे बाकी इंशाल्लाह कल क्लास है हमारी इसी टाइम पे, ठीक है ना। तो मैं किसी वीक डेज में मेरी छुट्टी हो जाती है, छुट्टी होने के चांसेस भी हैं, तो इसलिए कल क्लास होगी इसी टाइम पे इंशाल्लाह, ठीक है सर। जी जी जी। सर आपसे एक चीज पूछती, P5 में सर जैसे कुछ एडिशनल में जो पॉइंट्स हैं वो अगर आपका सही भी हो तो पॉसिबल है कि वो मार्किंग स्कीम में ना लिखा हो? अगर आपका सही होगा तो चांसेस होते हैं मार्किंग स्कीम में हो, अगर नहीं होता तो प्रिंसिपल एग्जामिनर मीटिंग कॉल करके उसको, अगर ठीक है तो ठीक है, वो गलती है नहीं, गलत हो जाता है। कोई चीजें ऐसी होती हैं, मैंने भी देखो जब पहला क्वेश्चन करवाया था मार्किंग स्कीम में वो चीजें नहीं थी मेरी उसमें आई थी, ठीक है। अगर ठीक है तो ठीक हो जाता है वो। मार्किंग स्कीम में ज्यादातर वो पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने लिखे होते हैं, फिर बाद में उसको स्टैंडर्ड बना के दे देते हैं, वो इस तरह होता है, ठीक है। और सर दूसरी चीज बस सर यही पूछनी है कि आज से जब पेपर सॉल्व कर रहा था सर, ऊपर जहाँ पे आपने कहा था 2-2 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है सर, वहां पे मैंने ना एडिशनल डिटेल्स में लिखे सर, मैंने उन जगहों पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, लेकिन वो सर उसने एग्जामिनर ने एडिशनल डिटेल्स में लिखे हुए थे, तो मुझे मार्क नहीं मिलेगा ना फिर उनका एक्स्ट्रा? आपके एडिशनल डिटेल में वो पॉइंट्स आपने कह रहे हो, आपने प्रोसीजर में वो पॉइंट लिख दिए जो एडिशनल डिटेल में गिवन है, या तो सर हाँ ठीक है मार्क मिल जाएगा, फिर भी मिल जाएगा, फिर भी मिलेगा एडिशनल हाँ आपकी वो एडिशनल में उसने वो एडिशनल में दिए, आपने शुरू में दे दिया था तो आपको मार्क वहीं से कंसिडर करेगा वो, ठीक है, मार्क मिलेगा आपको, ठीक है ना, ठीक है। नहीं बट बाकी कल इंशाल्लाह, ठीक है, मीट यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।